नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल फ्री स्टडी पर। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक वाहन के बारे में कि वो कैसे शहरी गतिशीलता का भविष्य है। अपनी राय देनी है। तो मैंने आपको बताया था ऑलरेडी कि ये अपना PYQ रहा है, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। देखो, मेरा एक ही रहता है कि आपको हर चीज़ें मैं ईजी लैंग्वेज में समझा सकूं, ताकि पेपर में आप चीज़ों को बना बना करके लिख सको। ठीक है, तो हम इस वीडियो में जानेंगे कि जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल जो है, आपने देखा होगा अभी जो व्हीकल चल रही है आजकल स्कूटी वगैरह, उसमें बैटरी होती है ना। तो उसी के ऊपर बात करने वाले हैं कि वो कैसे शहरी गतिशीलता का भविष्य है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक वाहन शहरी गतिशीलता का भविष्य है। तो जो इलेक्ट्रॉनिक वाहन जो है वो निश्चित रूप से शहरी गतिशीलता का भविष्य है। ये कई कारणों से पारंपरिक पेट्रोल या डीजल वाले वाहनों के मुकाबले में मतलब ज़्यादा अट्रैक्टिव है। किसके तुलना में? पेट्रोल और डीजल। पारंपरिक का मतलब होता है जो हम स्टार्टिंग से यूज़ करते आ रहे हैं। आप देखोगे स्टार्टिंग से हमने पेट्रोल और डीजल वाले ही व्हीकल यूज़ किए हैं। उसके बाद CNG वाले व्हीकल आए और अब जो है वो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल आ रहे हैं। तो जो पारंपरिक पेट्रोल और डीजल वाले वाहनों के मुकाबले में इलेक्ट्रॉनिक वाहन जो है ना वो ज़्यादा अट्रैक्टिव है। क्यों? क्योंकि अगर आप देखोगे ना, तो आप स्कूटी देखना, आपने देखी होगी, एक नॉर्मल स्कूटी देखना और एक इलेक्ट्रॉनिक वाली स्कूटी देखना। दोनों में क्या होता है कि अगर इसमें साउंड ज़्यादा होता है ना, तो इससे क्या है कि नॉइज़ पॉल्यूशन ज़्यादा होता है। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल चलती है कितनी आराम से, स्मूथली चलती है और उसमें कोई साउंड वगैरह ऐसा कोई फालतू का साउंड नहीं होता। तो इससे क्या है कि ये हमारे इन्वायरमेंट के लिए अच्छी है। क्यों? क्योंकि इससे पॉल्यूशन नहीं हो रहा, ना ही एयर पॉल्यूशन हो रहा है और ना ही साउंड पॉल्यूशन मतलब नॉइज़ पॉल्यूशन। तो यही आपको बताना है। तो पहला पॉइंट आप बता सकते हो कि पर्यावरण संरक्षण है। यानी कि जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल जो आज के टाइम पे आई है वो शून्य उत्सर्जन वाले होते हैं। यानी उससे किसी भी टाइप का कोई भी केमिकल नहीं निकलता। जैसे आपने देखा होगा कि कई सारी बसों से, स्कूटी से और बाइकों से धुआं निकलता है, तो उससे कुछ ऐसा नहीं निकलता। तो जिसका मतलब है कि हवा में कोई प्रदूषण नहीं छोड़ते। यह शहरी क्षेत्रों में वायु प्रदूषण को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वैसे भी ऑलरेडी शहरी क्षेत्रों में वायु प्रदूषण बहुत ज़्यादा है, तो इसीलिए एक प्लस पॉइंट है, या हम ये लिख सकते हैं अपने आंसर राइटिंग में कि शहरों में पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा होता है। और अगर लोग इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल का यूज़ करेंगे तो वायु प्रदूषण वहाँ पे बहुत कम रहेगा। जिससे क्या है कि इसी के अंदर आप लिखोगे कि शहरी क्षेत्रों में वायु प्रदूषण को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जो स्वास्थ्य के लिए बेहद हानिकारक होता है। क्योंकि वायु प्रदूषण आपको पता है कि हर मनुष्य के लिए, चाहे पक्षी हो, हर किसी के लिए जो सांस लेते हैं उसके लिए हानिकारक होता है। तो आपको लिंक करके ही लिखना है बेसिकली कि वायु प्रदूषण से क्या है कि वो मतलब इंसानों के लिए वो ठीक नहीं होता है ना। तो वही चीज़ लिखा हुआ है इजी पॉइंट में। उसके बाद लिखा है शोर प्रदूषण कम यानी कि नॉइज़ पॉल्यूशन कम होता है। आप मैंने आपको बताया ना कि आप अगर इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल देखोगे तो उसमें शोर वगैरह बहुत कम होता है, जिससे शहरी क्षेत्रों में शोर प्रदूषण कम होता है। और वैसे भी आपको पता है कि शहरी क्षेत्रों में जो नॉइज़ पॉल्यूशन है वो बहुत ज़्यादा होता है। आप देखो, आज आप अपने घर में बैठे हो, आपको बाहर की बातें नहीं सुनाई देगी। लेकिन आप गाँव में चले जाओ, आप अपने घर में बैठे हो, आपको बगल वाले घर की भी आवाज़ सुनाई देगी कि इस घर में ये बात हो रही है ना? तो गाँव में शोर मतलब ये पॉल्यूशन वगैरह होता ही नहीं, नॉइज़ पॉल्यूशन। गाँव के मुकाबले में शहर में ऑलरेडी नॉइज़ पॉल्यूशन है, और अगर हम इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल को यूज़ करेंगे तो हमें इससे राहत मिलेगी और रहने की गुणवत्ता में सुधार होगा। उसके बाद है ऊर्जा सुरक्षा। यानी कि इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल में हमें विदेशी तेल पर निर्भरता कम करने में मदद करता है। अगर आप दूसरी व्हीकल देखोगे जो पेट्रोल डीजल से यूज़ होती है, तो हम लोग बाहर से इम्पोर्ट करते हैं चीज़ों को, पेट्रोल को, डीजल को, है ना। तो हमें किसी भी विदेशी तेल पर डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर हम इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल का यूज़ करेंगे तो वही है कि ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ावा देगा। उसके बाद रख रखाव में भी कम लागत आती है। इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल देखो, EVS का मतलब ना समझ लेना, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल, और एस का मतलब तो मुझे भी नहीं पता, किसी को पता हो तो कमेंट कर देना, मैं पिन कर दूंगी आपका कमेंट, ठीक है।
वैसे मैंने देखा नहीं गूगल करके, आप देख लेना ईवीएस की फुल फॉर्म क्या है। वैसे ईवी की फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल। इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल में चलने वाले पुर्जे कम होते हैं, जिससे उनके रख-रखाव में लागत कम होती है। आप देखोगे ना कि नॉर एक स्कूटी देख लो, उसमें पता नहीं क्या-क्या होता है। अंदर से मतलब उसमें चैन होती है और भी पता नहीं बहुत सारी चीज़ें होती हैं, सीट के नीचे रखने की जगह होती है। लेकिन वहीं पर अगर आप इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल देखोगे ना, तो उसमें पुर्जे वगैरह जो है ना, पुर्जे समझते हो ना, कि उसके जो पार्ट्स होते हैं वो कम होते हैं। पार्ट्स, सॉरी, पार्ट्स कम होते हैं, ठीक है? तो रख-रखाव में जो है लागत कम आती है। उसके बाद है सरकारी नीतियाँ। कई देशों में इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल को बढ़ावा देने के लिए सब्सिडी और अन्य प्रोत्साहन दिए जा रहे हैं, जिससे इनकी कीमत कम हो रही है और इनकी जो माँग है वो बढ़ रही है। उसके बाद आपको लिखना है बैटरी बैटरी तकनीक में प्रगति। आपको पता है कि बैटरी वग़ैरह आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा बन रही है। तो बैटरी तकनीकी में तेज़ी से विकास हो रहा है, जिससे इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल की जो रेंज है वो बढ़ रही है और चार्जिंग का समय कम हो रहा है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिसके बारे में आपको थोड़ा-सा एक्सप्लेन करके लिखना है कि इस वज़ह से हम कह सकते हैं कि शहरों के लिए इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, ठीक है? उसके बाद है, इसमें कई चुनौतियाँ भी हैं। हालाँकि क्वेश्चन में आपसे पूछा नहीं है, एक्स्ट्रा मैं आपको बता रही हूँ, अगर क्वेश्चन आ जाए तो। इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल में कुछ चुनौतियाँ भी हैं, जैसे कि उच्च मतलब स्टार्टिंग में जो लागत होती है ना, खरीदने की लागत जो है ना वो थोड़ी ज़्यादा होती है। तो इलेक्ट्रॉनिक वाहनों की जो शुरुआती कीमत होती है, वो पारंपरिक वाहन का मतलब जो हम स्टार्टिंग से यूज़ करते आ रहे हैं, जो पेट्रोल वाले वाहन होते हैं या जो डीज़ल वाले जो सीएनजी वाले वाहन होते हैं, तो उसकी तुलना में इलेक्ट्रॉनिक वाहन की जो कीमत है वो थोड़ी ज़्यादा है। बैटरी की उच्च लागत एक प्रमुख कारक है। यानी ये महँगी क्यों है? महँगे होने का मेन रीज़न बैटरी है। क्यों? क्योंकि इसमें बैटरी हमें एक बार में मिल जाती है, हालाँकि बाद में चेंज करनी पड़ती है, लेकिन एक बार में हमें बैटरी मिल जाती है। और 1 मिनट। और उसमें क्या होता है कि जो हम पारंपरिक वाहन होते हैं उसमें पेट्रोल हर महीने पेट्रोल भरवाना पड़ता है या हर 7 दिन में जो जितना पेट्रोल मतलब डलवाता है गाड़ी में उसके अकॉर्डिंग। तो उसमें खाली गाड़ी का खर्चा देना होता है और इलेक्ट्रॉनिक वाहन में गाड़ी के साथ-साथ आपको बैटरी की भी कॉस्टिंग देनी पड़ती है। उसके बाद है चार्जिंग का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें कहीं न कहीं हमें कमी देखने के लिए आती है, क्योंकि आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में ये चीज़ें उपलब्ध नहीं है, चार्जिंग स्टेशन जो है वो उपलब्ध नहीं है। जिससे लोग जो है ना लंबी दूरी तय करने के लिए बहुत ज़्यादा सोचते हैं कि वो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल का यूज़ लॉन्ग डिस्टेंस के लिए यूज़ करें या ना करें। क्यों? क्योंकि भाई सीएनजी जो है पंप है या पेट्रोल पंप है वो रास्ते में मिल जाएँगे हर 2 किलोमीटर, हर 5 किलोमीटर के बाद। लेकिन अभी इलेक्ट्रॉनिक जो व्हीकल के लिए जो मान लो रास्ते में किसी की गाड़ी ख़राब हो गई या बैटरी ख़राब हो गई, तो उसके लिए क्या है कि लोगों को सोचना पड़ता है लॉन्ग डिस्टेंस के लिए कि हम इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल का यूज़ करें या ना करें। तो इसमें आप इंफ्रास्ट्रक्चर लिख सकते हो कि अभी चार्जिंग की जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो उतनी अच्छी नहीं है। उसके बाद है जो बैटरी तकनीक है, उसकी कई लिमिटेशन होती हैं। जैसे वो एक सीमित रेंज तक ही चलती है, कुछ किलोमीटर फिक्स होता है, कितना किलोमीटर ही आप उसको यूज़ कर सकते हो। साथ ही जो बैटरी होती है, उसको चार्ज करने के लिए भी लंबा समय लगता है। ऐसा नहीं कि 2-3 मिनट में चार्ज हो गई। मान लो आपके पास एक सीएनजी वाली गाड़ी है, एक एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ, या पेट्रोल वाली समझ लो और एक समझ लो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल समझ लो। तो इससे क्या है कि अगर आपकी गाड़ी कहीं रास्ते में ख़राब हुई तो 2 मिनट का टाइम लगेगा, पेट्रोल भरवाया और भई आप चले गए। लेकिन आपके पास इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल है, बैटरी ख़त्म हो गई तो आपको 1-2 घंटे उसे चार्ज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या है कि समय आपको ज़्यादा लगता है चार्जिंग में और कम तापमान में जो इसका प्रदर्शन जो है, इसका जो परफ़ॉर्मेंस जो है वो मतलब थोड़ा लो है। यानी अगर तापमान कम है, टेम्परेचर लो है तो इसका जो वो होता है ना परफॉर्मेंस, तो इसीलिए बैटरी में थोड़ा-सा इशू भी रहता है। और बैटरी निपटान, इस्तेमाल की गई बैटरी का निपटान एक प्रमुख पर्यावरणीय चुनौती है, क्योंकि इनमें कई तरह के केमिकल भी होते हैं। क्योंकि अगर कोई बैटरी ख़राब हो गई, जिसे हम रिपेयर नहीं कर सकते, तो वो तो ख़राब है। तो उसको बेसिकली एक निपटान का मतलब क्या है कि बिल्कुल जड़ से ख़त्म कर देना। अब वो ज़मीन में तो गाड़ नहीं सकते, कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। उसमें कई सारे केमिकल भी होते हैं, जो कि हमारे पर्यावरण के लिए एक चुनौती भी है कहीं न कहीं देखी जाए।
उसके बाद है बिजली ग्रिड पर दबाव। बड़ी संख्या में इलेक्ट्रॉनिक वाहन को चार्ज करने के लिए बिजली ग्रिड का अपग्रेड करने की आवश्यकता होगी, जिससे बिजली की आपूर्ति में समस्याएं पैदा हो सकती हैं। अब मान लो आपके घर है, आप अभी तो चलो दिल्ली में हो आप, तो हमेशा लाइट आती है। गांव में हो, मान लो लाइट आती है सिर्फ 3 से 4 घंटे। मतलब एक एग्जांपल दे रही हूँ। अब कोई बच्चा ये मत बोलना कि मैम 6 घंटे लाइट आती है, हमारे गाँव में हमेशा लाइट रहती है। जस्ट एन एग्जाम्पल है कि मान लो 3 से 4 घंटे लाइट आ रही है और आपके पास गांव में इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल है। अब अगर मान लो लाइट आई, 2 से 3 व्हीकल है, तो उसमें क्या है कि उस टाइम पर फिर बिजली को अपडेट करने की ज़रूरत है कि अगर आप इलेक्ट्रॉनिक वाहन यूज़ कर रहे हो तो फिर आपके पास बिजली प्रॉपर होनी चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी प्रॉपर होनी चाहिए चार्ज करने के लिए। और अगर एक पॉइंट आप ये भी लिख सकते हो कि रोज़गार पर भी प्रभाव पड़ रहा है, क्योंकि लोग इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल का यूज़ कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल का यूज़ करने से ये है कि लोग घर पे ही उस बैटरी को चार्ज कर सकते हैं। घर पे बैटरी चार्ज हो जाएगी तो फिर जो सीएनजी मार्केट में बिक रहा है, जो पेट्रोल बिक रहा है, जो इंसान पेट्रोल और सीएनजी सेल कर रहे हैं, या जो पेट्रोल पंप पे जो लोग रहते हैं, तो उनका कहीं न कहीं रोज़गार जो है वो ख़त्म हो जाएगा। आप इसमें दूसरा पॉइंट भी लिख सकते हो कि जो इलेक्ट्रॉनिक वाहन का जो प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन के विकास से जो पारंपरिक वाहन है, जो पेट्रोल से, जो डीज़ल से चलते हैं, उनके उद्योग में जो लोग काम कर रहे हैं, क्योंकि अगर मान लो कोई पारंपरिक वाहन को खरीदेगा ही नहीं तो फिर कंपनियां बनाएंगी नहीं। कंपनियां बनाएंगी नहीं तो कंपनी बंद हो जाएगी। कंपनी बंद हो जाएगी तो कंपनी में जो काम करने वाले लोग हैं उनका रोजगार उनसे छिन जाएगा। तो रोजगार पे भी कहीं ना कहीं प्रभाव देखने के लिए मिलता है। ठीक है। बट इस चुनौतियों के बाद भी हम ये कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉनिक वाहन जो है वो भविष्य की परिवहन प्रणाली के लिए एक महत्वपूर्ण घटक है, क्योंकि आने वाले टाइम पर टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ जाएगी कि जो ये चुनौतियां हैं कहीं ना कहीं ये ठीक हो जाएगी। सरकार, उद्योग और शोधकर्ताओं द्वारा इन चुनौतियों का समाधान करने के लिए निरंतर यानी कंटिन्यू प्रयास किया ही जा रहा है। निष्कर्ष में आप यही कह सकते हो कि हालांकि इलेक्ट्रॉनिक जो व्हीकल के सामने कुछ चुनौतियां हैं, लेकिन भविष्य इनका जो है आगे जाके उज्जवल है। आप आगे देखोगे ना, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल का ही यूज़ होने वाला है। ठीक है। सरकारों, फिर वही लिखा है जो मैंने आपको ऑलरेडी ऊपर पढ़ा दिया। इसी टाइप से आपको निष्कर्ष थोड़ा सा बना करके लिखना है। आशा करती हूँ आपको सीएनजी वाला क्वेश्चन और इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल वाला क्वेश्चन जो है क्लियर हुआ होगा। अगर कोई क्वेश्चन इसमें से आता है तो आप छोड़ के नहीं आओगे, करके ही आओगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी हमारा जो अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन जो रह गया है ना मेरे अकॉर्डिंग, वो आपका एक क्वेश्चन रह गया है इसमें। हाँ जी, एक क्वेश्चन जो रह गया है वो आपका रह गया है पर्यावरण हानि और पर्यावरण, सॉरी कुछ गलत लिखा है, पर्यावास हानि और पर्यावास विखंडन रह गया है। तो ये जो रह, इसके बीच में जो अंतर है ना, पर्यावास हानि और पर्यावास विखंडन पिछले साल आया था, तो ये क्वेश्चन भी कवर करवाया जाएगा। अगर आप लोग कमेंट करोगे और लिखोगे मैडम नेक्स्ट वीडियो चाहिए, तो ही मैं रात रात में वीडियो जो है वो रिकॉर्ड करके आपको मॉर्निंग तक प्रोवाइड कर दूंगी। बाकी जैसी आपकी इच्छा हो कमेंट करोगे तो ये वीडियो मिलेगी, अदरवाइज़ फिर कोई वीडियो आने के चांसेस नहीं रहेंगे, है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड बेस्ट ऑफ लक।